मुर्शिदाबाद वाली बाबरी 2.0 के सहारे असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का जाल बिछा दिया। आज हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पार्टी के नेता रैली में मंच पर मौजूद थे। ओवैसी की ओर से मैसेजिंग की, अब वो हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला चुके हैं, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। और यही वजह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हुमायूं कबीर बस मोहरा है, असदुद्दीन ओवैसी असली चेहरे हैं। जिसके ईंट ईंट इतिहास के कब्रिस्तान में दफन हो गए, विवाद की उसी मीनार के पुनर्निर्माण की तारीख है 11 फरवरी 2026, जगह बेलडांगा, जिला मुर्शिदाबाद। सांप्रदायिकता का सबसे जहरीला पौधा हुमायूं कबीर आज से ठीक 10 दिन बाद बेलडांगा में रोपने जा रहे हैं और इस जहरीले पौधे को खाद पानी देने के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी ब्रदर्स भी पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर मोहरा हैं, ओवैसी असली चेहरा है। जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। पूरी तैयारी हो चुकी है बेलडांगा में बाबरी मस्जिद खड़ी करने की। 11 बीघा जमीन खरीदी जा चुकी है, 10 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 5000 लोग उस दिन कुरान पढ़ेंगे। 11 तारीख को जमा होगी कट्टरपंथियों की पूरी जमात। हुमायूं कबीर ने अपने घर से महज 1.4 किलोमीटर की दूरी पर रेजी नगर मरादिघी मैदान में अपने पास MIM को बिठा के राज्य में एक नया गठजोड़ का ईंधन दिया। हुमायूं कबीर के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण इबादत गाह से ज्यादा वोट बैंक की प्रयोगशाला है। तारीखों के आईने में हुमायूं कबीर की बाबरी वाली चाल समझ लीजिए। हुमायूं ने बाबरी की बरसी यानी 6 दिसंबर को दूसरी बाबरी के निर्माण की नींव रखी और अब 11 फरवरी, जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक पवित्र संख्या है, उस दिन बाबरी का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यही नहीं, इसी दिन पूरे देश में मुस्लिमों का खुद को सबसे बड़ा झंडा बरदार समझने वाले ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर हाथ मिलाने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर साहब ने बड़ा दिल दिखाया। असद साहब से उन्होंने बात की कि हमारे आपके जो लोग हैं यहाँ पर बगैर प्रेसिडेंट है, जो हमारे इंचार्ज आदिल हसन साहब हैं, उनको इन्विटेशन भेजा कि आप अपना भेजिए, मैं मीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। हम चाहते हैं सारे पार्टी के लोग हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि MIM यहाँ बहुत ताकत में शक्तिशाली है मुर्शिदाबाद में। तो उन्होंने इन्विटेशन दिया, हम उन्हें कबूल किया असद साहब ने और हमें यहाँ भेजा। ये सुनियोजित सियासी चाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पर कब्जा करने का पूरा प्लान है। लगभग 10 करोड़ का नज़दीक फंड आया है, कैश और बैंक मिल के। तो काम शुरू होगा तो पैसा का कोई कमती नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो ज़रूरत है। मैं पहले जो वो स्कीम हाथ में दिया, पहले मस्जिद का 8 बीघा ज़मीन पर ऊपर मस्जिद होने के लिए मेरा आइडिया था। तो आज को दिन में जो इंजीनियर लोग मुझे 11 बीघा लैंड लिया। सवाल उठ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की चिंगारी लगाकर हुमायूं कबीर को चेहरा बनाकर असली खेला क्या असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं। बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर की रैली में आज ओवैसी की पार्टी AIM भी शामिल हुई। इसके लिए बाकायदा ओवैसी की तरफ से चिट्ठी जारी की गई। इसमें AIM के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ एक मंच पर नजर आए। ये रैली मुर्शिदाबाद में आयोजित की गई, यानी वो जगह जहां पर बाबरी बन रही है। ये संयोग नहीं, प्रयोग दिख रहा है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी के बहाने वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। ओवैसी पश्चिम बंगाल को हैदराबाद के बाद मुस्लिम राजनीति का एपिसेंटर बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं, लेकिन ओवैसी की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सांप्रदायिक सौहार्द को ओवैसी चूल्हे में झोंक रहे हैं। जब तक हम सनातनी जिंदा हैं, तब तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। यदि तुमको मस्जिद बनानी है तो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करो, लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी हुमायूं जैसे आदमी को बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं करने देंगे। ये व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है। ये व्यक्ति देश के लिए समझिए कि ये जहर का काम कर रहा है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की तैयारी कर रहा है। बाबरी की नींव रखते वक्त भी हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया था और बंगाल चुनाव में गठबंधन की ओर इशारा भी किया था।
वैसे मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो एमपी है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों बाबरी की बुझ चुकी आग में सियासी पेट्रोल डाल रहे हैं। धुआं उठेगा या आग सुलगेगी फिलहाल तय नहीं, लेकिन सियासी हवा बहुत तेज बहने लगी है। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स मुस्लिम समुदाय के वोटों पर नहीं टिकी, मजहबी उन्माद की कच्ची जमीन पर टिकी है। पक्की बाबरी मस्जिद के निर्माण के चक्कर में ओवैसी हुमायूं कबीर को भी ले डूबे तो अचरज की बात नहीं, क्योंकि आज के मुसलमानों को विवादों की बाबरी मस्जिद कतई नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का बुलडोजर वो हकीम है जो भूमाफिया के कब्जे वाले इरादों का पक्का इलाज करता है, फिर वो भूमाफिया चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी या फिर कोई और। पीला पंजा जब सेल्फ मारता है तो इसका ब्रेक सीधे अतिक्रमण के सामने जाकर ही लगता है। इसीलिए तो बड़े से बड़े भूमाफिया इसके नाम भर से घबराते हैं। और अभी तो साल का केवल एक ही महीना गुजरा है, बुलडोजर ने जनवरी में ही मियां माफिया की गर्मी शांत करके रख दी है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी में बुलडोजर की गर्जना की आवाज सुनिए। योगी का पहलवान जब चलता है तो उसकी दहाड़ से भूमाफिया कांप उठता है। ये तस्वीर बता रही है योगी का बुलडोजर अवैध के खिलाफ न थमा है न थमता दिख रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के शोर से बीते कुछ घंटों में यूपी के किसी एक इलाके के भूमाफिया की नींद नहीं उड़ी, बल्कि प्रदेश के तीन शहरों में पीले पंजे ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। तीनों जगहों पर अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद बुलडोजर ने अपना काम संभाल लिया। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। कभी माफिया अतीक अहमद का गढ़ रहे प्रयागराज में वो योगी का बुलडोजर ही था, जिसने भू माफिया के नामो निशान को वहां से मिटाकर रख दिया। अब प्रयागराज में 36 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। देखिए कैसे पहले सामने की दीवार तोड़ी, फिर अवैध निर्माण के सीने पर चढ़ा, उसके बाद पिछली दीवार भी गिरा डाला। देखते ही देखते पूरा अवैध निर्माण मलबा हो। यहाँ बगैर प्राधिकरण की परमिशन के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मोहम्मद अख्तर ने बमरौली में 21 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी, जबकि मोहम्मद उबैद और मोहम्मद जैद ने भरेठा में 10 बीघे की जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था। इसी तरह महगांव में भी अजीत कुशवाहा ने 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी, जिसे ध्वस्त करने के लिए योगी के पहलवान ने एक हुंकार रिवर्स गियर लगाया और तेज दौड़ लगाई। नतीजा बाउंड्री वॉल समेत पूरा अवैध निर्माण एक झटके में जमींदोज हो गया। काम खत्म होते ही योगी का बुलडोजर नए टारगेट की तलाश पर निकल गया। प्रयागराज से करीब 800 किलोमीटर दूर सहारनपुर में भी भूमाफिया का अवैध तरीके से कॉलोनियां काटने का खुलासा हुआ, जिसके बाद बुलडोजर ने आगे का काम संभाल लिया। सहारनपुर में अवैध प्लॉटिंग की लक्ष्मण रेखा बुलडोजर ने उखाड़ दी। बुलडोजर ने पहले तोड़ा, फिर कुचला और फिर अगली अवैध प्लॉटिंग का रुख करके उसे भी समतल कर दिया। योगी के पीले पंजे का दम देखिए, कैसे सड़क की सड़क को उखाड़ कर रख दिया, इस अवैध रास्ते का अस्तित्व मिटा दिया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण को मल्हीपुर और मानक मऊ क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियों की कटाई की शिकायत मिली थी। यहाँ बिना इजाजत के सड़क निर्माण भी कराया हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई तो अवैध निर्माण की पुष्टि हुई और बुलडोजर एक्शन हुआ। शासन ने नियमों को, प्रक्रियाओं को इतना सरल कर दिया है कि कॉलोनी का बहुत आराम से लेआउट पास कराया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो लेआउट्स अनधिकृत तरीके से विकसित किए जा रहे हैं,
या जो कॉलोनियां बिना किसी लेआउट के बनाई जा रही हैं, उनके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, जो हम चलाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें शाहजहांपुर से भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी 1500 किलो के पहलवान ने 22,000 वर्ग मीटर में हुई अवैध प्लॉटिंग को अपने वार से समतल कर दिया। साफ है, योगी के बुलडोजर ने अवैध कब्जों के खिलाफ तेजी पकड़ ली है। 2026 के जनवरी ने ही भूमाफिया को चेतावनी दे दी है कि बुलडोजर जब कड़ाके की ठंड में इतनी गर्मी उतार सकता है तो मई जून की गर्मी आते आते तो शोले बरसाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जिस शहर का लहजा और लफ्ज पहली ही मुलाकात में बयां कर देते हैं कि मिलने वाला शख्स यूपी के किस शहर से ताल्लुक रखता है। सीएम योगी उसी शहर की पहचान बदलने वाले हैं। बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो रही है और सीएम योगी इस शहर के 7 प्रवेश मार्गों पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान वाले भव्य द्वार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर भी भाईजान भड़क गए। क्यों? रिपोर्ट देखिए। विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। जिस शहर की रगों में बहती है उर्दू, जिस शहर की पहचान नवाबी अंदाज है, जिसे कभी लक्ष्मण टीले के नाम से जाना जाता था, जो बदले दौर में नवाबों के अधीन आ गई, उस लखनऊ की पहचान योगी बदलने जा रहे हैं। राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। इस पर मियां भाई भड़क उठे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को स्वीकार ना करें, वो सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रही। भाईजान के लाल पीला होने का कारण योगी का वो फैसला है जिसमें उन्होंने लखनऊ में प्रवेश करते ही 7 प्रमुख द्वार लगाने के निर्देश दिए हैं। भारत की विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का ये प्रतीक है। लखनऊ को आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए भव्य स्वरूप देने की दिशा में योगी ने ये बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आकर्षक, भव्य और विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप देने के उद्देश्य से ये भव्य प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। इन्हें शहर के सभी 7 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लगाया जाएगा। सीएम योगी का कहना है कि लखनऊ में प्रवेश करते ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसलिए इन प्रवेश द्वारों को नाम भी बेहद सोच समझ कर दिए गए हैं। रायबरेली रोड पर त्रिवेणी संगम और महाकुंभ परंपरा को दर्शाने वाला संगम द्वार होगा। सुल्तानपुर रोड पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को दर्शाने वाला नंदी द्वार के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंश की परंपरा पर आधारित सूर्य द्वार बनेगा। मथुरा मार्ग पर कृष्ण द्वार की स्थापना होगी। सीतापुर रोड पर व्यास द्वार, हस्तिनापुर मार्ग पर धर्म द्वार होगा और झांसी मार्ग पर वीरता और शौर्य का प्रतीक शौर्य द्वार स्थापित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के 7 प्रवेश मार्गों पर 7 द्वार बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है। सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए ये मार्ग बनाए जाएंगे और इन द्वारों को बनाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इन्हीं मार्गों पर ये जो द्वार हैं ये बन करके तैयार हो जाएंगे। इन सभी प्रवेश द्वारों पर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी दर्शाया जाएगा। इन द्वारों के नाम सुनते ही मियां भाई को मिर्ची लग गई है। वो अपनी जुबान से जहर उगलने लगे हैं। योगी जी कितना गुमराह कर ले, ना ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना ये मुगल राज बनेगा, ये संविधान का राज बनेगा। संविधान ही के अनुसार देश चलेगा। ये कोई द्वार बनाने से कोई फायदा नहीं है। महापुरुष या शहीद के नाम पे अगर कोई चीज होगी तो सरकार के इस कदम को तमाम लोग जो है ना सराहेंगे। अगर ये किसी फौजी के नाम पर या किसी देश आपके नाम पर नाम होगी बहुत बेहतर होता। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिथि जैसी। मियां भाई को प्रभु की मूर्त तो नजर आने से रही, लेकिन उनके लफ्ज उनकी सोच को उजागर जरूर कर रहे हैं। भाईजान को योगी के इस फैसले में लखनऊ से नवाबों की पहचान को खतरा नजर आ रहा है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले का कनेक्शन अब यूपी के पीलीभीत से जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही पीलीभीत से योगी फोर्स ने शारी को गिरफ्तार किया, जो केजीएमयू धर्मांतरण के आरोपी रमीज का करीबी था। और आज पुलिस ने पीलीभीत के ही एक काजी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
आरोप दरअसल ये है कि पीलीभीत के इसी काजी ने डॉक्टर रमीज से निकाह करवाया था। तो क्या अब धर्मांतरण के काजी पर योगी का हंटर चलेगा? केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद केस में योगी फोर्स ने पीलीभीत से शारिक को गिरफ्तार किया, जिसने डॉक्टर रमीज की मजहबी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। लेकिन शारिक के बाद योगी फोर्स के टारगेट पर एक काजी है, जिसने न सिर्फ रमीज का निकाह हिंदू महिला डॉक्टर से करवाया, बल्कि रमीज के इशारे पर हिंदू महिला का धर्मांतरण भी करवाया। और जानते हैं, उस काजी का भी ताल्लुक पीलीभीत से है। नाम है काजी जाहिद हसन राणा। 2 दिन पहले पुलिस ने जो गवाह था, निकाह का गवाह था शारिक खान, उसको भी पीलीभीत के मोहल्ला फीलखाना से गिरफ्तार किया। हम उसी मोहल्ला फीलखाना में खड़े हैं और बताया जा रहा है जो निकाह पढ़ाने वाले काजी थे जाहिद हसन राणा, वो भी यहीं के रहने वाले थे। और ये जो पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, ये उनका घर है और जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ है नहीं है, उनसे मालूम कर लेते हैं। अरे क्या काजी जाहिद हसन राणा है? जी घर पे नहीं है, अभी बताया जा रहा है कि घर पे नहीं है। पीलीभीत के फीलखाना मोहल्ले का ये वही घर है जहां काजी हसन राणा रहता है। आपको बता दें कि काजी हसन राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। यूपी पुलिस काजी साहब को तलाश रही है ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी रमीज के हर राज को परत दर परत उधेड़ सके। हालांकि जिस वक्त जी न्यूज संवाददाता काजी हसन राणा के घर पहुंचे, उस दौरान वो घर पर नहीं था, मगर काजी हसन राणा और रमीज से जुड़ा एक और खुलासा सामने आया। एक और महिला है जो आगरा की डॉक्टर है, वो भी हिंदू डॉक्टर है, उसके साथ भी रमीज ने निकाह किया था और जो निकाह हुआ था वो पीलीभीत में ही इसी घर पर हुआ था। ये वही काजी जाहिद हसन राणा हैं जिन्होंने रमीज का निकाह उस महिला डॉक्टर से करवाया था। जो शारिक है वो भी बराबर में ही दिखाना चाहूंगा, ये जो गली गई है इसमें शारिक जो गवाह है उसका मकान है। मतलब काजी हसन राणा ने एक नहीं बल्कि 2 हिंदू बेटियों के निकाह रमीज से करवाए, जिसमें से एक निकाह तो काजी ने अपने घर में करवाया और इस निकाह में भी गवाह के तौर पर शारिक मौजूद था, जो इस वक्त योगी फोर्स के शिकंजे में है। शारिक ने रमीज से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। वो ये कि रमीज मलिक हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करता था, हिंदू महिला डॉक्टर्स को हिंदू धर्म के खिलाफ बरगलाता था, इस्लाम कबूल करने पर जन्नत नसीब होने का दावा करता था। शारिक ने यह भी दावा किया कि डॉक्टर रमीज मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए उकसाता था। खैर, रमीज और उसका करीबी शारिक तो पुलिस के शिकंजे में है। अब तलाश काजी हसन राणा की है, जो किसी भी वक्त सलाखों के पीछे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, योगी के राज में ना अपराध के लिए कोई जगह है और ना ही अपराधियों के लिए। माफिया हो या छुटपुटिया बदमाश, योगी की न्याय की किताब में सबका हिसाब एक ही स्टाइल में होता है। और इसी कड़ी में योगी फोर्स ने लंबे समय से वांछित चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी के साढ़ू पर शिकंजा कसा है और इसी गिरफ्तारी के साथ योगी मुख्तार गैंग का फतिहा पढ़ रहे हैं। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए। शार्प शूटर 25,000 का इनामी, मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य, माफिया मुख्तार का साढ़ू, नाम है गौस मोइनुद्दीन उर्फ तन्नू मरहूम। अभी तक फरारी काट रहा मोइनुद्दीन अब योगी फोर्स की हथकड़ी से जकड़ गया है। सलाखों के पीछे अंधेरी कोठरी में दिन काट रहा है, क्योंकि इसने जितने पाप जितने अपराध करने थे कर लिए। अब ये योगी राज में जेल के अंदर अपने गुनाहों की गिनती कर आंसू बहाएगा और योगी मुख्तार गैंग का फातिहा पढ़ेंगे। दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर और 25,000 के इनामी हत्या के आरोपी मोइनुद्दीन को योगी फोर्स ने गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। साल 2001 में उसरी कांड, जो चर्चित गाजीपुर का हत्याकांड था, जिसमें मनोज राय की हत्या हुई थी, और 2023 में मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने, जो बक्सर निवासी हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराई थी मोहम्मदाबाद थाने में। और उसके बाद 2 साल से मुख्तार अंसारी का ये सहयोगी मोइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी लगातार 2 साल से फरार चल रहा था। मनोज राय हत्याकांड में गौस मोइनुद्दीन भी आरोपी था।
2001 में मुख्तार अंसारी, उसके साढ़ू मोइनुद्दीन समेत 10 लोगों ने मनोज राय का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने फरार चल रहे मोइनुद्दीन पर 25,000 का इनाम रखा था। ये 2 साल से फरार चल रहा था। तो गौस मोइनुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति जो चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट में जब भेजी गई तो कोर्ट द्वारा कोर्ट पे इनको उपस्थित होने हेतु आदेशिकाएं जारी की गई। ये कोर्ट पे उपस्थित नहीं आए। IS 191 गैंग के सक्रिय सहयोगी हैं तथा पूर्व में ही इन पर इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। योगी सरकार की नीति अपराध और अपराधियों के लिए साफ है। जीरो टॉलरेंस के तहत एक्शन। अतीक अहमद से लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के अपराधों के किले को योगी प्रशासन ने बीते कुछ सालों में नेस्तनाबूद करके रख दिया है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से जुड़े लगभग 288 सदस्यों के खिलाफ कुल 155 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और करीब 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब तो योगी ने मुख्तार के साढ़ू भाई को भी नहीं छोड़ा। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने मोइनुद्दीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया। इस दौरान मुख्तार अंसारी के साढ़ू मोइनुद्दीन ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई और इसके पीछे तर्क दिया माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से जान के खतरे का, जिसके बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। मुलजिम ने न्यायालय में अपनी सुरक्षा को लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया था और उस पर माननीय न्यायालय ने उसको समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया। सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही योगी ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध और माफिया मुक्त बनाने की दिशा में हर संभव कदम उठाएंगे। उसी का नतीजा है प्रदेश से माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी गैंग की छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, किसी बिजनेसमैन के यहाँ इनकम टैक्स की रेड ऐसी कोई घटना नहीं होती कि 3,000 का कारोबारी अपनी ही पिस्टल से सीने में गोली मारकर खुदकुशी कर ले। लेकिन बेंगलुरु में देश के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी ने ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट जगत में इस वक्त हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, सीजे रॉय ने खुद को गोली क्यों मारी? इनकम टैक्स का प्रेशर या कोई और बात है? बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल का कॉन्फिडेंट ग्रुप का आलीशान दफ्तर। आयकर विभाग के अधिकारी मेजों पर बिछी फाइलों को खंगाल रहे थे। भारी तनाव में कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय अपने केबिन में दाखिल हुए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक एक गोली की आवाज ने पूरे दफ्तर को दहला दिया। जब अधिकारी केबिन की ओर भागे तो वहां का मंजर खौफनाक था। रियल एस्टेट की दुनिया का दिग्गज कारोबारी खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने सीने में गोली मार ली थी। आनंद फानन में उन्हें नारायण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सीजे रॉय दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सवाल उठ रहे हैं कि इनकम टैक्स की रेड तो देश के कई कारोबारियों के खिलाफ हुई है। कहीं बड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर सेल टैक्स ने रेड डाला, लेकिन सीजे रॉय की तरह कोई इस कदर दहशत में नहीं आया कि अधिकारियों के सामने ही खुदकुशी कर ले। इसीलिए पूछा जा रहा है, क्या आईटी रेड के तनाव में ही सीजे रॉय ने किया सुसाइड? आखिर उन बंद कमरों में आयकर अधिकारियों और रॉय के बीच क्या बातचीत हुई? क्या सीजे रॉय पर कोई ऐसा दबाव था जिसे वो झेल नहीं पाए? ये सिस्टम का दबाव था या फिर रॉय के बिजनेस के पीछे छुपा कोई ऐसा काला सच जिसे उजागर होने से पहले उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा? इन सवालों की गुत्थी अभी उलझी हुई है। कहा जा रहा है कि पिछले 72 घंटों से इनकम टैक्स के अधिकारी सीजे रॉय के दफ्तर का कोना कोना छान रहे थे। अलमारियां खुल रही थी, डिजिटल फाइलें खंगाली जा रही थी। रॉय अपनी ही आंखों के सामने अपना साम्राज्य बिखरते देख रहे थे। सीजे रॉय के भाई सीजे बाबू इस सुसाइड को आईटी रेड से जोड़ रहे हैं। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. सीजे रॉय देश के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी थे। उन्होंने 2006 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना की थी। उनके भारत के अलावा विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सीजे रॉय के पास 200 लग्जरी कारें थी, जिनमें तो 12 रोल्स रॉयस थी।
भारत और यूएई में 160 से अधिक प्रोजेक्ट्स। उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 3000 करोड़ रुपए है। सीजे रॉय कई रियलिटी शो के स्पॉन्सर रह चुके थे, लेकिन तिनका जोड़ बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले कारोबारी सीजे रॉय ने अपने ही हाथों अपनी जान ले ली। कॉर्पोरेट जगत में इस खबर के बाद सनसनी फैली हुई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक देश के जाने माने कारोबारी सीजे रॉय की मौत की मिस्ट्री सुलझती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के डोलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स शामिल है, जिनके टारगेट पर मुनीर के सपोले हैं, जिनका ताल्लुक न सिर्फ आतंकी संगठन जैश से है बल्कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो क्या किश्तवाड़ के बर्फीले पहाड़ों में आतंकियों की कब्र बनेगी? देखिए। बर्फ से ढके पहाड़, हाड़ कपा देने वाली ठंड, तापमान 1 डिग्री से भी नीचे। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी भारतीय सेना पूरे एक्शन में है। हथियार से लैस जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। दरअसल ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की हैं, जहां डोलगाम इलाके में भारतीय सेना की तरफ से हंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जानते हैं ये हंट ऑपरेशन किसके लिए किया जा रहा है? आसिम मुनीर के सपोलों के लिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के सिंहपोरा और डोलगाम में चल रही मुठभेड़ आज लगातार जारी है। और आपको बता दें कि फ्रेश जो इनपुट है उसके आधार पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह के इनपुट हैं कि सैफुल्लाह नामक जो जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर है वो भी सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़ा खुफिया इनपुट मिलने के बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन त्राशी 1। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, दहशतगर्दों की ब्रिगेड ने फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या, सेना और सुरक्षा बलों ने भी ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की। दरअसल सुरक्षा बलों और आतंकियों से जुड़ा जो इनपुट मिला उसके मुताबिक किश्तवाड़ के डोलगाम में जैश के 3 आतंकी छिपे हुए थे। जैश के इन 3 आतंकियों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। जैश के इन दहशतगर्दों की मदद लोकल आतंकी कर रहे थे, लिहाजा ऑपरेशन से पहले किश्तवाड़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। फिर सुरक्षा बलों ने डोलगाम इलाके की चारों तरफ से घेराबंदी की। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के टारगेट पर ये पाकिस्तानी आतंकी बीते कई दिनों से हैं। तभी तो किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के आतंकियों से ये चौथी मुठभेड़ थी। इससे पहले 19 जनवरी, 22 जनवरी और 25 जनवरी को भी किश्तवाड़ में ही आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था। लेकिन इस बार भारतीय सेना और सुरक्षा बल हर हाल में मुनीर के सपोलों का सर कुचलने की तैयारी में है। जहां एक तरफ जैश के आतंकियों की घेराबंदी कर दी गई है, तो वहीं लोकल मिलिटेंट को भी सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा बलों ने जैश के उन आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की जो इस वक्त किश्तवाड़ में छिपे बैठे हैं, वो भी स्थानीय आतंकियों की मदद से। पाकिस्तानी आतंकी नंबर 1 सैफुल्लाह, जैश का टॉप कमांडर। पाकिस्तानी आतंकी नंबर 2 आदिल, सैफुल्लाह का राइट हैंड। पाकिस्तानी आतंकी नंबर 3 बादशाह, जैश का कमांडर। पहला सैफुल्लाह जो कि एक पाकिस्तानी आतंकी है और बताया जाता है कि ये जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर है जो लंबे समय से किश्तवाड़ और डोडा बेल्ट में आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करवाकर वहां हमले करवाने, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरी तरह से हमले करने के साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने के अलावा उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को रेडिकलाइज कराकर आतंकवाद में शामिल करवा सके। उसी का दूसरा साथी जो पाकिस्तानी बताया जाता है आदिल, वो भी इस इलाके में एक्टिव है जो लंबे समय से सैफुल्लाह के ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा आतंकी जो सैफुल्लाह ग्रुप का है वो बताया जा रहा है कि वो बादशाह है जो काफी समय से इस इलाके में एक्टिव है और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि जैश के इन पाकिस्तानी आतंकियों की मदद किश्तवाड़ के ही लोकल आतंकी कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं जहांगीर सरूरी, मुदस्सिर और यासीर। ऐसे में सेना और सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में जुटी है ताकि मुनीर के सपोलों के साथ साथ इनका भी पुख्ता इलाज हो सके। जम्मू से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना मुनीर के सपोलों का इलाज कर रही है, तो वहीं उसके अपने देश में भी मुनीर की कायर फौज का ट्रीटमेंट हो रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी मुनीर की बैंड बजा रही है। एक दो नहीं बल्कि 11 शहरों में बीएलए ने ऐसा हमला किया कि मुनीर एंड कंपनी के पैर उखड़ गए। बलूचिस्तान में मुल्ला मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के 11 शहर गोलियों और बम धमाकों की आवाज से थर्रा रहे हैं। क्वेटा सुलग रहा है, ग्वादर थर्रा रहा है, मस्तुंग जल रहा है, नुश्की और कलात में गोलियां चल रही हैं, दलबंदिन और पसनी में धमाके हो रहे हैं। ट्रुम्प और पंजगुर में भी हालात बेकाबू हैं, तो ओरनाच और खारन में मुनीर की फौज पिट रही है। लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद सदस्यों ने बलूचिस्तान के अंदर राजधानी क्वेटा समेत 11 शहरों में बलूच लड़ाकों ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि बलूचिस्तान की सड़कों पर बीएलए के लड़ाके भारी तादाद में हथियारों के साथ घूम रहे हैं। बलूचों का दावा है कि उनके हमले में कम से कम 20 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। ये वीडियो देखिए, क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। बलूच लड़ाकों ने हमला कर थाने पर कब्जा जमा लिया है। थाना परिसर में आग लगा दी गई है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ है। बलूच लड़ाकों ने नुश्की इलाके में हमला कर वहां के डिप्टी कमिश्नर को ही अगवा कर लिया है। अगवा किए जाने के बाद उनका एक वीडियो भी जारी किया गया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में बीएलए के लड़ाके पहुंचे हैं। क्वेटा में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। बलूच लड़ाकों ने हाईवे पर कब्जा जमा लिया है। सेंट्रल जेल भी बलूच लड़ाकों के कब्जे में आ चुकी है। कई पुलिस स्टेशन बलूचों ने जला दिए हैं। कई बैंकों पर भी बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। कई सरकारी इमारतें बलूच लड़ाकों के कब्जे में हैं। बलूच लड़ाकों के लगातार हो रहे हमलों के चलते बलूचिस्तान के कई शहरों में जनजीवन ठप सा हो गया है। जमीन पर मुनीर की फौज के पांव उखड़ चुके हैं। कई मोर्चों से बलूच लड़ाकों ने उन्हें खदेड़ दिया है। अब इनसे निपटने के लिए मुनीर की सेना लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मदद ले रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हेरोफ 2.0 नाम दिया गया है। ऑपरेशन हेरोफ को पहली बार बलूचों ने अगस्त 2024 में शुरू किया था। इसे बलूचिस्तान पर फिर से कब्जे के लिए किया गया था। पहले चरण के दौरान बीएलए ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। बलूचों के इस हमले से मुनीर एंड कंपनी एक बार फिर से सख्ते में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।